नमस्कार दोस्तों, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन टॉपिक का जो डिस्कस करेंगे वो है डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर कि कैपेसिटर किन किन पर निर्भर करेगा या कैपेसिटेंस अपन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार अपन घटा सकते हैं, वो चीज़ अपन देखेंगे। साथ में इसके बाद में जो अपन टॉपिक लेंगे वो लेंगे कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट। एक अच्छा टॉपिक है, न्यू लेटेस्ट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहती है, तो ये दोनों टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपन डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इजीली टॉपिक है कि कैपेसिटर किस प्रकार निर्भर करता है, किन किन घटकों पर या कारकों पर निर्भर करेगा। तो अपन देखते हैं कि पहले अपन ने एक कैपेसिटर बनाया। ये अपना कोई एक कैपेसिटर है, यहाँ से अपन को सप्लाई दे रहे हैं। अब ये जो अपन ने दो धात्विक प्लेटें ली थी, मेटलिक प्लेटें, ये दोनों आपकी, एक प्लेट तो क्या थी इसमें पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट आपकी नेगेटिव होती है। यहाँ तक अपन ने कंस्ट्रक्शन तो इसका देख लिया था। इसके बीच में अपन क्या कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भर रहे थे, परावैद्युतांक पदार्थ भर रहे थे हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ कि परावैद्युतांक पदार्थ, ये जो है धात्विक प्लेट है और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, ये देखो, ये यहाँ से ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो दूरी है, मैं इसको डिस्टेंस d के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ। और जो ये आपका इसकी लंबाई की, इसकी जो ऊंचाई है वो है h। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपका क्या निकल जाता है, एरिया निकल जाता है। तो अपन कह सकते हैं जो इस कैपेसिटर का एरिया कितना है, माना इस कैपेसिटर का जो एरिया है वो है A। अब क्या होता है कि आपका कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करेगी वो देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरिया पर किस प्रकार डिपेंड करेगी। अगर आप किसी कैपेसिटर का एरिया बढ़ा देते हो, एरिया बढ़ाने का मतलब आपकी डिस्टेंस भी बढ़नी चाहिए और आपकी प्लेटों की जो ऊंचाई है वो भी आपकी बढ़नी चाहिए। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आप एरो डाल के नोट करें। अगर किसी कैपेसिटर का एरिया बढ़ा दिया जाए तो धारिता भी बढ़ जाती है। अब देखो अपने पास क्या कर रहे हैं, अपन एरिया को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसके साथ कैपेसिटेंस भी क्या और आपका इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों का रिलेशन एक जैसा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, C प्रोपोर्शनल आपका A। इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास, फर्स्ट। काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन करते हैं कि अगर दो प्लेटों के बीच की अगर अपन दूरी, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो दो प्लेटों के बीच में दूरी बढ़ा देंगे तो आपकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन ये भी नोट करते हैं कि दो धात्विक प्लेटों के बीच दूरी को बढ़ा दिया जाए तो धारिता घट जाती है। तो देखें एक बार कि अब क्या कर रहे हैं अपन है कि दो प्लेटों के बीच की अपन दूरी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो धारिता क्या कर रही है, घट रही है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोनों का जो रिलेशन होगा कैपेसिटेंस और आपका D का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ आपकी घट रही है। यहाँ से अपने पास इक्वेशन नंबर 2 मिल चुकी है। ओके, अगर अपने पास कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि आप याद रखें कि यहाँ पर तो मैंने देखो दो धात्विक प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किया, बढ़ाया है। अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि इंसुलेटर की मोटाई को बढ़ा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भी आपकी क्या कैपेसिटेंस घटेगा। मोटाई बढ़ाना या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं दो धात्विक प्लेटों के बीच दूरी को बढ़ाना, बात एक ही होती है। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गई। अब अपन इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपने पास दो इक्वेशन आई थी, एक तो था C प्रोपोर्शनल A और दूसरी इक्वेशन थी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी।
अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन मर्ज कर लेते हैं, इनसे अपन एक इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखो सी सी आ रहा है तो ये आपका एक सी प्रोपोर्शनल, ये ए और अपॉन डी, ये जो आपकी इक्वेशन है इससे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप याद रख सकते हैं इसको। ओके, अब अपन चलते हैं कि यहाँ तक अपन ने देखा है कि हमेशा की प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह आता है वहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये जो आपका एप्सिलॉन है ये क्या चीज़ है, ये याद रखना है कि एप्सिलॉन क्या है। शीलता बोल सकते हैं इसे अपन, विद्युतशीलता। अब जो ये विद्युतशीलता होती है ई, इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। हो गया। तो यहाँ से अपने पास पता चला कि ई की जो फॉर्मूला होता है वो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और ये किसको डिनोट करता है वो देखते हैं। ये करता है निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है। कौन है, एप्सिलॉन नॉट किसको दर्शाता है, देखो एरो लगा रखा है मैंने, निर्वात में विद्युतशीलता को दर्शाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है निर्वात में वो कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। ये याद रखें हम। अब अपन देखते हैं कि यार ये एप्सिलॉन आर क्या है, ये है माध्य की विद्युतशीलता। ओके, अब अपन क्या करें कि अगर ये A इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर पुट करता हूँ तो अपने पास एक नया फॉर्मूला बनता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको वैल्यू पता ही है कि ए की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पर अपन अगर पुट करेंगे तो सी इक्वल्स क्या आ गया आपका, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ओके, तो आप अपन देख रहे थे डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर। तो डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है आपका, एक तो एरिया पे डिपेंड करता है और एक दोनों किसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है। अगर अपन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस घट जाता है, और अपन क्या कर रहे हैं, पूरे एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी कैपेसिटेंस क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ से अपने पास एक रिलेशन निकला, एक फॉर्मूला निकला, सी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अपन देखते हैं इनके टाइम कांस्टेंट का एक देखेंगे, उसके बाद अपन इनके न्यूमेरिकल। अब अपन देखेंगे टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, इसमें से काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इस बार एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कैपेसिटर है वो कितना टाइम में कितना चार्ज हो सकता है, या फिर कितने टाइम्स में वो चार्ज होता है। तो अपन देखते हैं कि इसके बारे में एक चीज़ और याद रखें कि टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर है उसको अपन आरसी टाइम कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखें कि जो आरसी टाइम कांस्टेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो ये टाइम कांस्टेंट यार होता क्या है रियल में, वैसे अपन इसको देखें कि टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है कि आपने अगर कोई एक कैपेसिटर है उसको सप्लाई से कनेक्ट किया, अगर वो सप्लाई से कनेक्ट किया, वो पूर्ण आवेश का, अगर आपका पूर्ण आवेश का 3.2% अगर वो चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, पूर्ण आवेश का मतलब 100% चार्ज होना चाहिए था, पर 100% में से वो कितना चार्ज हो गया आपका, 63.2% अगर चार्ज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और टाइम कांस्टेंट को अपन जो डिनोट करते हैं वो टो के द्वारा करते हैं। टो का मतलब होता है आपका इस प्रकार का, टी को यूं टी न लिखकर इस टी को थोड़ा सा आपको यूं घुमा देना, तो ये बन जाता है एक प्रकार का टो। ओके, तो अपना जो टाइम कांस्टेंट है वो टो के द्वारा डिनोट करेंगे। और टाइम कांस्टेंट होता क्या है कि अगर आपने कैपेसिटर सप्लाई के में कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद में वो पूर्ण चार्ज का 63.2% चार्ज हो जाता है तो वो कहलाता है आपका टाइम कांस्टेंट। ओके, तो अभी अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका टाइम कांस्टेंट है
वो आप कितने भागों में इसको डिवाइड कर रखा है कि आपका कैपेसिटर जो है वो कितने टाइम्स में चार्ज होता है। तो जो आपका कैपेसिटर है वो 8 टाइम में आपका चार्ज होता है। आपको डाटा 8 टाइम तक याद नहीं रखना, आपका 5 टाइम्स तक याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 टाइम्स तक ही पूछे जाते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। तो लिखें, एक कैपेसिटर पूर्ण आवेश का या आवेशित का 93.2% चार्ज हो जाए तो उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, टाइम समय नियतांक कहते हैं। यह जो समय नियतांक है इसको अपन क्या कहेंगे, 8 भागों में अपन ने इसको डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन से हैं, तो देखो फर्स्ट टाइम में आपका कैपेसिटर कितना चार्ज होगा वो देखेंगे, और आपका जो सेकेंड टाइम में वो कितना कैपेसिटर चार्ज होगा वो देखेंगे, और 3 टाइम से और 4 टाइम में देखेंगे, 5 टाइम्स में, 6 टाइम और 7 टाइम और आपका 8 टाइम। तो आपको ये याद रखना है डाटा कि कहाँ तक याद रखना है, ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो रखना है आपको 5 टाइम्स तक आपका डाटा जो याद रखना है। डायरेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कहाँ तक पूछा जाता है, 5 टाइम्स तक पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है, ये किस प्रकार का एक आपका क्वेश्चन बनता है वो अपन इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में आपका कैपेसिटर कितना चार्ज होता है। तो फर्स्ट टाइम में जो आपने अगर कैपेसिटर लगाया तो फर्स्ट टाइम में कितना परसेंट चार्ज हो जाता है, वो 63.2% अगर चार्ज हो गया तो वो क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। दूसरे टाइम में अगर वो कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाए, 86.46% अगर आपका चार्ज हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। थर्ड टाइम की बात करें तो थर्ड टाइम में होता है 95% अगर आपका चार्ज हो जाता है पूर्ण आवेश का तो वो क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। 3 टाइम्स टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। 4 टाइम्स में क्या होगा आपका 98%। ओके, तो यहाँ तक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। उसके बाद में आता है आपका 5 टाइम्स में। तो 5 टाइम्स में जो होता है वो होता है 99.33%। ओके, आगे चलते अपन 6 टाइम में। तो 6 टाइम में होता है 99.55%। और 7 टाइम में देखें तो 7 टाइम में आपका डाटा आएगा वो आएगा 99.19। आगे आता है आपका 8 टाइम में, तो ये होता है 99% आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ओके, तो ये डाटा एक बार आपको याद रखना है, और उसके बाद जो अपन क्वेश्चन करेंगे फिर मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बना हुआ है अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो कौन सा है कि अगर आरसी टाइम कांस्टेंट कितना है, एक कैपेसिटर का आरसी टाइम कांस्टेंट कितना है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि एक कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट कितना है। तो डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है कि जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो है 63.2%। इसका मतलब क्या होता है कि एक कैपेसिटर पूर्ण आवेशित का 63.2% चार्ज हो जाए तो उसे कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो अब अपने पास एक क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट का। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि एक 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का 100 वोल्टेज सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो तथा इस पर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 3 मेगा ओम है, तो 30 सेकंड बाद कैपेसिटर कितना आवेशित हो जाएगा। मतलब कि पूर्ण आवेश से कितना प्रतिशत आपका आवेशित हो जाएगा 30 सेकंड में, वो चेक करना अपने को। तो इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि आपका जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला था वो क्या होता है कि टो इक्वल R इंटू सी। ओके, जो हमेशा समय आएगा वो सेकंड में आएगा आपका। चलें, तो यहाँ पर याद रखें कि आपका जो ओम है ये हमेशा ओम में डाटा आना चाहिए और ये आपका फैरेड में आना चाहिए। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसके द्वारा अपन फाइंड आउट करेंगे।
तो देखो कि 30 सेकंड बाद आपका कैपेसिटर कितना चार्ज होता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करने की अपन कोशिश करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि टाइम कांस्टेंट निकालते हैं अपन। तो टाइम कांस्टेंट निकालें तो टो इक्वल कितना हो गया, आर इंटू सी। अब देखें कि टो इक्वल आर की वैल्यू कितनी है आपकी 3 मेगा ओम। तो मेगा ओम का मतलब कितना हो गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 6 ओम हो गया। तो 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू सी की वैल्यू कितनी है आपकी 5 माइक्रोफेरेड। अब 5 माइक्रोफेरेड है, इसको फेरेड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। तो यहाँ से अपन सी की वैल्यू पुट की तो कितनी आ गई आपकी 5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। तो यहाँ से देखते हैं कि जो आपकी वैल्यू कौन कौन सी कटने वाली है। तो यहाँ से देखो कि 10 की पावर 6 प्लस का और 10 की पावर 6 माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। तो टो इक्वल कितना आ गया आपका 15 सेकेंड आपका आंसर आ गया। अब देखो 15 सेकंड में, इसका कहने का मतलब पता है क्या है कि ये जो स्टार्टिंग के जो 15 सेकंड है ना, अब यहां से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये 15 सेकंड में क्या करेगा, ये 15 सेकंड के अंदर क्या करेगा कि जो आपका 63.2% आवेशित हो जाएगा। कितना प्रतिशत आवेशित हो जाएगा 63.2% आपका आवेशित हो जाएगा। हो गया। अगर अपने पास देखो 15 सेकंड में तो 63.2% आवेशित हो रहा है, मतलब कहने का कि मैंने अभी आपको डाटा लिखवाया था कि 1T और 2T और 3T इस प्रकार का डाटा लिखवाया था। देखो यहां पर मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट टाइम में जो आपका है वो कितना प्रतिशत आवेशित होता है 62.2%। दूसरे टाइम में आपका कितना होता है 86.46% और तीसरे टाइम में आपका कितना होता है 95%। ये डाटा आपको बताया था मैंने। तो यहां पर देखो क्या पूछ रहा है कि 15 सेकंड में तो कितना हो रहा है आपका 63% चार्ज हो रहा है। तो आपका देखो कि टो इक्वल 30 सेकंड में कितना होगा, जब 15 सेकंड में इतना हो रहा है तो 30 सेकंड में मतलब 30 सेकंड में जस्ट 15 सेकंड के बाद में यहां पर पहुंचेगा डाटा, यहीं पहुंचेगा ना। तो यहां पर पहुंचे कितना चार्ज हो जाएगा आपका 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगा फुल पूर्ण चार्ज का 86.46% आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देखें अपना वीडियो बैक करके, जिससे आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के 100% चांसेज है। ये क्वेश्चन मैंने अभी वैसा लिया, वैसे मैंने यहाँ पर डाटा चेंज किया है। यहाँ पर मैंने 2 माइक्रोफेरेड कर दिया और यहाँ पर मैंने 6 मेगाफेरेड कर दिया। तो अपने पास क्या करना है कि 12 सेकंड के बाद में कैपेसिटर कितने प्रतिशत पूर्ण आवेश का आवेशित हो जाएगा, मतलब 12 सेकंड के बाद में कितने प्रतिशत आपका कैपेसिटर आवेशित हो जाएगा, मतलब 100 में से कितना प्रतिशत आपका आवेश ग्रहण कर लेगा, वो अपन देखते हैं। तो अपने पास एक फार्मूला था कि तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है टो इक्वल क्या होती है आर इंटू सी। अब अपने पास टो इक्वल्स आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है मेगा में है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर है +6। तो यहाँ से अपन ने लिखा 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू सी की वैल्यू आपकी कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पर अपन ने पुट कर देते हैं 2 इंटू 10 की पावर -6 हो गया। तो यहाँ से अपने पास जो टाइम कांस्टेंट है देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, आपका टाइम कांस्टेंट है वो कितना है आपका टो इक्वल कितना है आपका 12 सेकेंड। तो 12 सेकंड देखो फर्स्ट टाइम में देखो कितना टाइम कांस्टेंट कितना है आपका 12 सेकंड। तो टाइम कांस्टेंट आने का मतलब 12 सेकंड मतलब है कि ये जो फर्स्ट टाइम में कितना आवेशित होगा पूर्ण आवेश का, तो 12 सेकंड में कितना हो जाएगा आपका 63.2% आपका क्या हो जाएगा आवेशित हो जाएगा। तो 63.2% आवेशित हो गया कितने 12 सेकंड के अंदर हो गया। और इसने पूछा क्या है कि 12 सेकंड बाद कितना होगा, तो सब 63.2% होगा। अगर अपने पास ऐसा पूछ लिया जाता कि 36 सेकंड बाद ऐसा क्वेश्चन आता, मैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं कि ऐसा क्वेश्चन देता कि 36 सेकंड बाद कितना आवेशित होगा, तो 36 सेकंड बाद निकालना है। तो ये देखो 12 देखो यहां पर अपने टाइम कांस्टेंट लिख लेते हैं, फिर मैं यहां से बताता हूं आपको। देखो ये 12 है, 12 के बाद में क्या है 24, 24 के बाद में क्या है 36। तो 36 सेकंड के बाद में आपका जो पूर्ण आवेशित होगा वो कितना होगा 95% हो जाता। तो यहां से अपन कोई भी टाइम कांस्टेंट अगर क्वेश्चन आता है तो अपन इजीली सॉल्व कर। अब अपन देखते हैं सिंगल लाइन क्वेश्चंस किस प्रकार के अपने कैपेसिटर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए कि अपने पास क्या दिया गया निर्वात में विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू है ये, तो आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी कि निर्वात में विद्युतशीलता की वैल्यू कितनी होती है, मतलब एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होती है।
तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। तो यहाँ पर डाटा देख लें कि 8.854 इंटू 10⁻⁻, ये तो प्लस आ रहा है तो ये तो होगा नहीं, तो माइनस कौन सा, ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अब अपन हम बात करें कि यार ये वैल्यू किसकी होती है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, ये किसकी होती है, ये परमेबिलिटी की होती है, किसकी होती है, ए म्यू नोड की, ये याद रखें, ये तो है म्यू नोड की और ये एप्सिलॉन है नोड की, दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर अपन बात करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुना कर दी जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अपन जानते हैं कि यार दो कैपेसिटर है और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि यार दूरी को बढ़ा रहे हैं, आप दूरी बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, आपकी घटेगी। तो यहाँ पर आपने कितना गुना बढ़ाया, 2 गुना इसको दूरी को बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, 2 गुना रिड्यूस हो जाएगी, 2 गुना घट जाएगी। तो यहाँ पर क्या 2 गुना बढ़ेगी, 2 गुना घट जाएगी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। परावैद्युतांक जो कैपेसिटर की धारिता को न्यूनतम बना देता है, तो साफ पहली बात तो है कि परावैद्युतांक न्यूनतम नहीं बनाता। इन ऑप्शन में से चेक करना पड़ेगा कि परावैद्युतांक का मान सबसे कम किसमें होता है। तो याद रखें कि वायु में जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, और जो आगे जो मटेरियल जो आते हैं अब्रक में ग्रेटर देन 1 से अबव होगा, कागज में ग्रेटर देन 1 होता है, प्लास्टिक में ग्रेटर देन 1 होता है। तो इन चारों में से परावैद्युतांक कम किसका है, वायु का। ओके, अब चलते हैं। फैरेड बराबर होता है, ये फैरेड आपने यूनिट पढ़ रखी है, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर में फैरेड यूनिट पढ़ रहे थे। अब अपन देखते हैं कि यार 1 फैरेड बराबर क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि कैपेसिटर बनाया था उस दिन अपन ने देखा था, इसको अपन सप्लाई से कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर आपका चार्ज स्टोर हो रहा था, यहाँ पर आपका क्या कर रहा था, चार्ज स्टोर हो रहा था, यहाँ पर भी वोल्टेज दे रहे थे। तो यहाँ से अपन ने रिलेशन निकाला था Q प्रोपोर्शनल V, और यहाँ से क्या निकला था Q इक्वल CV, C इक्वल क्या निकला था Q अपॉन V। तो इसी को क्या कह रहे थे, देखो Q क्या है आपका कुलाम और V क्या है वोल्ट, इसी को क्या कह रहे थे आप, फैरेड कह रहे थे ना, फैरेड। तो यार फैरेड इक्वल क्या होगा, कुलाम पर वोल्ट। तो देखें कुलाम पर वोल्ट कहाँ है, कुलाम पर वोल्ट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। हाँ तो दोस्तों अब अपन देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, वो देख लेते हैं। कि देखें कि एक कैपेसिटर 3 कुलाम चार्ज प्राप्त करता है जब सप्लाई वोल्टेज आपकी 6 वोल्ट है, तो धारिता का मान ज्ञात करें। तो अपन ने बहुत बार देख लिया होगा ये कि क्वेश्चन एक सिंपल सा है, कर सकते हैं इसको कि अपने पास पता है कि फैरेड इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो क्यू क्या चीज़, आवेश कितना आपका, चार्ज कितना आपका, यहाँ पर जो चार्ज स्टोर कर रहा है वो 3 कूलम्स कर रहा है, 3 अपॉन कितना हो गया 6, तो यहाँ से कितने पे कट गया 2, तो यहाँ पर 0.5 फैरेड आपका आंसर आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल सा है, 0.5 फैरेड आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धारिता की इकाई होती है, तो धारिता की इकाई देखें, अभी तक आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ये यहाँ पर अपने यूज मिलेंगे। आप देखो कि धारिता की इकाई होती है, तो धारिता की इकाई अपन ने जाते आप पहला अगर ऑप्शन पढ़ रहे हो कि फैरेड और टिक कर रहे हो, फैरेड पे करके आ रहे हो ना, तो गलत है। पहले तो याद रखना कि ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन करना है। देखो यहाँ पर क्या किया गया, फैरेड किया गया है, कुलाम पर वोल्ट दिया गया है, वोल्ट पर कुलाम दिया गया है, डी ऑप्शन A प्लस बी है, और आपका ई ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। देखो कि अपन जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस की यूनिट फॉर्मूला होता है Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या निकलेगा, कुलाम पर वोल्ट निकल गया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फैरेड बोलते हैं ना। तो आपका कुलाम पर वोल्ट ये भी होता है और ये भी होता है धारिता की यूनिट। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, A प्लस बी दोनों हो जाएगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन करना है तो उसको अच्छी तरह से ध्यान पढ़ें कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। आगे चलते हैं कि एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जिसका प्रतिरोध 20 मेगा ओम है, तो समय नियतांक का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से अपने को समय नियतांक निकालना है, और समय नियतांक निकालने के लिए मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बताया है कि टो इक्वल क्या होता है। समय नियतांक को टो के द्वारा डिनोट करते हैं। टो इक्वल क्या होता है, R इंटू सी हो गया। तो टो इक्वल क्या हो गया, R की वैल्यू आपकी कितनी है, R की वैल्यू है 20 मेगा ओम। तो मेगा ओम का क्या हो गया 6। मेगा को देखो, इसको अगर अपने क्वांटिटी को क्या करना है, ओम में चेंज करना है, तो ओम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि मेगा हटाएंगे, मेगा मतलब होता है 10 की पावर 6।
और यहाँ से अपने पास माइक्रो फेरेड है, इसको अपने फेरेड में चेंज करना तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ हो गया। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो आर की वैल्यू अपन ने पुट कर दी है और अपने पास सी की वैल्यू कितनी हो गई 10 × 10⁻⁶। देखो -6 से -6 कैंसिल हो गया, टो इक्वल कितना बच गया आपका 200 सेकेंड। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 200 सेकेंड, ऑप्शन सी। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैपेसिटर किस प्रकार का तत्व है? कैपेसिटर किस प्रकार का तत्व है? तो मैंने कैपेसिटर के बारे में आपको स्टार्टिंग में जब मैंने कैपेसिटर स्टार्ट किया था, इससे जो पहले वाले वीडियो है उसमें स्टार्ट किया था, तब मैंने बताया था कि कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है। पैसिव मतलब निष्क्रिय तत्व है। क्यों भाई निष्क्रिय कैसे है? दोबारा सुनना कि कैपेसिटर निष्क्रिय तत्व इसीलिए है क्योंकि ये क्या करता है, सर्किट को एनर्जी नहीं दे सकता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को और जब फुल चार्ज हो जाता है तब वो क्या करता है, एनर्जी देता है। पर क्या होता है कि जो निष्क्रिय तत्व है उनकी सक्रिय तत्व है उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे तत्व जो लंबे समय तक परिपथ को ऊर्जा दे सके। पर जो कैपेसिटर है ये मिली सेकेंड तक देता है, इसीलिए ये कैसा है, निष्क्रिय तत्व है। आपका ऑप्शन होगा निष्क्रिय तत्व। अब अपन देखते हैं कि यहाँ से अपने को एक तो ऑप्शन मिल गया, सक्रिय और निष्क्रिय में से अपन ने एक तो टिक कर लिया कि निष्क्रिय है। अब बात करें कि कैपेसिटर रेखीय तत्व है या फिर आपका है या नहीं, वो देखते हैं ना। तो याद रखें कि जो जितने कैपेसिटर है, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एलिमेंट में बताया था कि जो कैपेसिटर है वो आपका एक रेखीय है। कि याद रखना कि जितने आप जो यूज कर रहे हो कैपेसिटर, जो आपके यूजेबल कैपेसिटर है वो सारे क्या है, लीनियर है, रेखीय होते हैं। जो आप यूज कर रहे हो तो ये रेखीय भी है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी प्लस सी दोनों हो गया। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने कैपेसिटर के क्वेश्चन किए, प्लस अपन ने देखा डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर और साथ में देखा था अपन ने टाइम कांस्टेंट की, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट किस प्रकार से निकालते हैं। तो कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपका 8 टाइम से देखा जाता है, 8 टाइम तक चार्ज होता है कैपेसिटर, पर अपने को जो डाटा याद रखना है वो 5 टाइम्स तक याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इस वीडियो जो आगे मेरा वीडियो जो आने वाला है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। तो वो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।